नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो आपको रफ्तार दिखाई पड़ेगी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स या ब्रॉडर मार्केट से थोड़ा सा ब्रीदर ले रहे हैं। फ्रंट लाइन इंडेक्स करीब 125-126 अंक ऊपर अभी निफ्टी कामकाज करता हुआ 127% की बढ़त यहां पर, आधा फीसदी से ज्यादा की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक लेकर एक इस तरह की सिचुएशन है कि निफ्टी बैंक में भी 85 अंकों का उछाल है। हालांकि फ्रंट लाइन इंडेक्स से ज्यादा मूव यहां नहीं है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे निफ्टी बैंक सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर है, थोड़ी सी बढ़त अभी आई है कुछ देर पहले इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट फ्लैट था। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेजर कंट्रीब्यूटर कौन कौन से आज इंडिसेस में वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। खासतौर से आज रिलायंस इंडस्ट्रीज हेवी वेट जो कि आज पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। न्यूज फ्लोज के बीच में L&T ऐसे स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खरीदारी आज देखने को मिल रही है। ITC 17 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां पर और इन्फोसिस करीब 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां देखने को मिल रहा है। प्रेशर है बैंक्स में, HDFC बैंक, ICICI बैंक दोनों में दबाव, M&M टाइटन दोनों करीब 1 से 1.5 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो मार्केट्स का ओवरऑल सिचुएशन ये आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी हम कुछ देर में बातचीत करेंगे शरद सर से भी, हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे नंबर्स को लेकर, साथ ही साथ कुछ और ऑप्शंस के आंकड़ों को लेकर भी। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जहां पर पहली तिमाही में एशियन पेंट्स के नतीजे ऑपरेशनली मजबूत रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में रही है, मार्जिन में 5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के मुनाफे में 52% की एक जोरदार बढ़त रही है। इन नंबर्स पे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एशियन पेंट्स के MD एंड CEO अमित सिंगले सर मौजूद भी हैं। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जो एक अच्छी ग्रोथ का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था एटलीस्ट रेवेन्यू फ्रंट पर, वो देखने को नहीं मिला। कोई खास वजह है इसकी? ओवरऑल हम समझते हैं कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है काफी स्ट्रांग रहा है। 10% का डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है, जो कि आज की एनवायरनमेंट में मैं कहूंगा कि काफी बेहतरीन प्रोग्रेस परफॉर्मेंस है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैल्यू व्हेन भी देखें तो हमारे लास्ट ईयर का बेस ऑलमोस्ट 60% का ग्रोथ का था। तो ओवरऑल काफी हाई बेस के ओवरऑल जो लास्ट ईयर रहा, उसकी वजह से थोड़ा सा हम समझते हैं वैल्यू थोड़ा डिप्रेस रहा। ओवरऑल अगर हम मार्केट्स को देखें, जो हमारे अर्बन और मेट्रो मार्केट्स हैं थोड़े से स्लो थे मैं समझता हूं, और जो रूरल मार्केट्स थे वो डेफिनेटली द डिमांड वाज गुड कंपेरेबल टू द मेट्रो एंड द अर्बन मार्केट्स टू दैट एक्सटेंट। सो ओवरऑल आई वुड से कि डिमांड का थोड़ा सा मिक्स्ड आउटलुक अगर हम देखें ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। बट गिवन द फैक्ट कि अगर आज की तारीख में हम लास्ट ईयर का बेस देखें जो कि 38% वॉल्यूम ग्रोथ का था और 60% वैल्यू ग्रोथ का था, तो अगर हम उसको कंसिडरेशन में रखें तो आई थिंक ओवरऑल द वैल्यू ग्रोथ ऑफ 7% इज क्वाइट हेल्दी, एंड आई थिंक द 10% वॉल्यूम ग्रोथ जो आया है वो काफी अच्छा है। अमित सर, मेट्रो स्पेस में या फिर अर्बन एरियाज में डिमांड थोड़ी सी स्लगिश देखने को मिली है, कोई खास वजह वहां पर? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट ओवरऑल हमने देखा कि जो डिमांड कंडीशंस हैं ओवरऑल जो रिटेल की हैं वो थोड़ा सा मेट्रो और अर्बन सेंटर्स में थोड़ा कम थी। रूरल मार्केट्स इनफैक्ट उन्होंने कैचअप किया है ओवरऑल अगर हम Q4 से कंपेयर करें। तो ओवरऑल अगर देखें तो डिमांड थोड़ा सा मिक्स था। अगर हम B2B कस्टमर्स देखें, प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट देखें, उसका डिमांड काफी अच्छा था, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है, चाहे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, चाहे ओवरऑल फैक्ट्रीज की ग्रोथ है, और चाहे वो इंडस्ट्रियल बिजनेस है। आई थिंक वो काफी बेहतरीन रहा इन सेक्टर्स में, उसकी ग्रोथ हमने काफी अच्छी देखी। अमित सर, क्योंकि आप लार्जली उस स्पेस को कैटर करते हो जो कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का सीधा सीधा बैरोमीटर होता है, तो क्या रिटेल की जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसके अंदर कुछ कमी देखने को मिली है क्या? नहीं, हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है यह ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रूरल मार्केट्स का इनफैक्ट डिमांड कंडीशंस हैव बीन मच बेटर। आई थिंक ओवरऑल हम समझ रहे हैं कि जिस तरह से हमने जून के महीने में भी सेल देखा, तो ओवरऑल ऐसा कोई ट्रेंड निकलने में नहीं आया है कि कोई मार्केट्स में हमें डिप दिख रहा है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। जी, और ओवरऑल जो कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस है वहां पर किस तरह की आंकड़े हैं, क्योंकि वहां पर भी थोड़े से नंबर्स ढीले से हैं, कमजोर से देखने को मिले, क्यों? ओवरऑल थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट है इंटरनेशनल मार्केट्स का। तो अगर आप मिडिल ईस्ट के एरियाज देखें, कुछ अफ्रीका के एरियाज देखें, तो वहां पे अच्छा ग्रोथ आया है। प्राइमा फेसी जो एशियन मार्केट्स हैं, स्पेशली नेपाल, बांग्लादेश और लंका,
उन मार्केट्स में हमने देखा है कि तो डेफिनेटली मार्केट स्लो रहे हैं। नेपाल में थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस है ओवरऑल, जो कि हम लास्ट ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर से देख रहे हैं ओवरऑल, और काफी लिक्विडिटी क्रंच भी है। इसके अलावा अगर हम देखें बांग्लादेश और इजिप्ट की मार्केट में थोड़ा फॉरेक्स का चैलेंजेस है, डिवैल्यूएशन हो रहा है ओवरऑल मार्केट्स में। तो आई थिंक एशियन मार्केट्स में डेफिनेटली हमें चैलेंज दिख रहा है, और उसको थोड़ा संभलने में टाइम लगेगा, हम सोच सक रहे हैं ये। अमित सर, एक चीज और आपसे मैं समझना चाहूंगा कि हर तरफ जब होम इम्प्रूवमेंट स्पेस के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, तो फिर आपके सेगमेंट में क्यों कमजोरी दिख रही है? तो ओवरऑल अगर आप हमारा होम डेकोर का जो पूरा बिजनेस है देखें, तो ओवरऑल हमने लगभग 44 ब्यूटीफुल होम स्टोर्स, जो हमारा रिटेलिंग फॉर्मेट है, उसको हमने किया है, और वो आज इंडिया भर में अवेलेबल है। हम समझते हैं कि जिस तरह से हमारा लाइटिंग बिजनेस है, जो कि हमने व्हाइट टीक एक्वायर किया था, या वेदर सील है जो डोर्स एंड विंडोज का बिजनेस है, या हमारा फैब्रिक्स का बिजनेस है, फैब्रिक्स और फर्निशिंग का, वो डेफिनेटली बिजनेस हैज ग्रोन मोर देन अबाउट 30% और सो इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल मार्केट। किंतु जो बात और किचन का मार्केट है, एब्सोल्यूट लेवल्स पे देखें, उसमें डेफिनेटली थोड़ी गिरावट रही है। उसका एक कारण ये है कि लास्ट ईयर हमने इसी क्वार्टर में काफी प्राइस इंक्रीज लिया था, काफी बड़ा बेस था उसमें। तो हम समझते हैं ऑन एन एब्सोल्यूट लेवल आई थिंक डिमांड कंडीशंस आर ओके, और हम समझते हैं Q2 और Q3 में definitely we will see a good performance coming from bath and kitchen as well. ओवरऑल जो पूरा होम डेकोर का सेगमेंट है आज की तारीख में 4% कंट्रीब्यूट करता है हमारे ओवरऑल बिजनेस को, अगर हम डेकोरेटिव बिजनेस के टर्नओवर के माध्यम से देखें। और हम समझते हैं कि जो हमारी ओवरऑल गाइडेंस है कि लगभग बाय मार्च ऑफ 26 we will look at 8% coming contribution coming from the home decor business, वो अभी तक हम समझते हैं कि वो जायज है और कायम है आगे अगर हम होम डेकोर का बिजनेस देखें। ओके अमित सर, क्योंकि अब गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से जो समय शुरू होगा वो फेस्टिव डिमांड का होगा, इन्वेंट्री पाइलअप होनी शुरू हो जाएंगी और एक अच्छे पिकअप्स मॉनसून के जज्बात से आने शुरू हो जाते हैं स्पेस के अंदर, आपका सेगमेंट के अंदर भी खास तौर से। तो आप कैसे देख रहे हो फेस्टिव डिमांड, क्या प्रीएम्प्ट कर रहे हो इसको लेकर? तो ओवरऑल इस टाइम एक लंबा फेस्टिवल सीजन है हम देख रहे हैं, क्योंकि दिवाली इस टाइम नवंबर में है। हमें 2 पूरे महीने सितंबर और अक्टूबर के रिटेल के अच्छे मिलेंगे, तो हम उस हिसाब से देख रहे हैं कि ओवरऑल सीजन अच्छा होना चाहिए। आज भी जो मॉनसून की गति हम देख रहे हैं वो भी अच्छी है ओवरऑल, उस हिसाब से जो रूरल मार्केट्स का जो सेंटिमेंट है वो भी अच्छा रहना चाहिए ओवरऑल। इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि द फेस्टिवल सीजन शुड बी गुड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज कमिंग। और पिछले साल के अगर कंपैरिजन में देखें तो पिछले साल का फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो अगर हम सब चीजें देखें तो ओवरऑल आई थिंक फेस्टिवल सीजन जो Q2 है और Q3 है अच्छा रहना चाहिए। तो अमित सर, ये मान के चले क्या कि आगे की जो सिचुएशन है उसको लेकर आप थोड़े स्केप्टिकल हो, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्या? नहीं, हम कॉन्फिडेंट है कि अच्छा रहेगा। ओके और अगर इतनी अच्छी डिमांड आप देख ही रहे हो, सिस्टम में सब कुछ इतना अच्छा रहने ही वाला है, तो क्या माने प्राइस हाइक होगा गोइंग फॉरवर्ड? जिस तरह से ओवरऑल एनवायरनमेंट चल रहा है अगर हम देखें तो हमने कुछ डिफ्लेशन देखा है Q4 में भी और Q1 में भी, जिस वजह से हम समझते हैं कि ओवरऑल हमारा जो ओवरऑल मार्जिन्स की स्थिति है काफी अच्छी रही है। पीबीटीआईटी मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन्स में काफी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है इस क्वार्टर में। और आगे जाके हमें लगता है कि जिस तरह का ओवरऑल अभी ट्रेंड चल रहा है वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि क्रूड प्राइसेस हमें थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा रुपी और डॉलर में थोड़ी सी उतार चढ़ाव ज्यादा दिख रहा है। तो हम वेट कर रहे हैं कि किस तरह का स्टेबलाइजेशन रहे मार्केट में, किस तरह से ये ट्रेंड निकल के आए। उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमने प्राइस में क्या करेक्शन करना है, क्या आगे लेके जाने का है, वो हम कुछ टाइम में डिसाइड करेंगे। तो आपने जो कहा कि क्रूड में आप अपटिक देख रहे हो, तो अगर क्रूड अपटिक दिखाता है तो कैसे आप मार्जिन्स को समेटोगे अपने, कैसे बचाओगे उन्हें? तो जो हमारा गाइडेंस का बैंड है पीबीटीआईटी मार्जिन्स का 18 to 20% का, आई थिंक वो डेफिनेटली बरकरार रहेगा हम समझते हैं, और उसके लिए हम कमिटेड हैं इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल जो आने वाला सीजन है, क्योंकि काफी बड़ा सीजन है, उसमें
कंपनी के एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स और बिलो द लाइन स्पेंड्स भी अच्छे रहेंगे। ओवरऑल हमें थोड़ा सा ओवरऑल एनवायरनमेंट को, रॉ मटेरियल प्राइसेस को देखना पड़ेगा। उन सब चीजों को देखते हुए डेफिनेटली आज की तारीख में जो हमारा गाइडेंस है वो डेफिनेटली बरकरार है। इसको अगर आगे जाके हमने ऑल्टर करना है तो वो आगे जाके हम बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और डिटेल में डिस्कशन करने के लिए, नंबर्स को लेकर भी और तमाम सेक्टर के आउटलुक को लेकर भी। एशियन पेंट्स 3405 रुपये 3410 रुपये की जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। एक बाइंग भी आई है स्टॉक में, करीब 4-4.5 रुपये हरे निशान में ऑलमोस्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब हम बातचीत करेंगे हमारे आज के मेहमान से, दूसरे मेहमान से। वहाँ से शरद सर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शरद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्योंकि हमने शुरुआत एशियन पेंट से ही की है, तो एशियन पेंट्स को लेकर आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे? नंबर्स आए कल, नंबर्स का रिएक्शन था, मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है फेस्टिव डिमांड को लेकर, आप कैसे देख रहे हो? देखिए सुमित, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर आप एशियन पेंट्स को देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक के अंदर आज के दिन में, और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड है। मुझे लगता है अगर बेस इसका बना है करीब 3359 के पास, और मुझे लगता है जैसे ये 3415 के ऊपर चलना शुरू करेगा, ये आपको 3520 तक के लेवल्स दिखाएगा। तो अगर कोई खरीदना चाहे तो 3359 का स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लगता है कि कुछ एक दिनों में आपको 3520 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। मैं फ्यूचर्स लेवल की बात कर रहा हूँ। ओके, तो एशियन पेंट को लेकर आपने राय भी सुनी। अब शरद सर, मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि आज इंडिसेस में तो बाइंग है, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा ब्रीदर ले रहे हैं, एंड बैंक निफ्टी भी उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दूसरे हैवी वेट सपोर्ट कर रहे हैं इनफैक्ट इंडेक्स को आज। तो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? देखिए, निफ्टी में जो कल कॉल राइटर्स का बेस था उसके ऊपर ओपनिंग हुई है, तो अगर कोई प्ले कर रहा है तो 19645 717 का जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन है। मैं स्पॉट लेवल्स डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके लिए लॉन्ग बने रहना चाहिए। 9923 का पहला टारगेट है, 2430 का दूसरा टारगेट है, पोजिशनल टारगेट्स हैं। अगर इसी को कोई प्ले करना चाहे ऑप्शन के रास्ते से, तो निफ्टी का 19800 का कॉल 3 अगस्त का नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का खरीदे, 120 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 185 का पहला टारगेट, 230 का दूसरा टारगेट, मींस स्टॉप लॉस रखे 120 के पास, पहला टारगेट 185, दूसरा 230। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो अगर कोई भी क्लोजिंग अभी सुमित जी 45932 के ऊपर अर्ली क्लोजिंग आती है, तो मुझे लगता है इमीडिएटली इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि कॉल राइटर्स के बेस के ऊपर ही कल 10 डेमा का सपोर्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में मिला है। मुझे लगता है जहां पर शॉर्ट्स प्लेस्ड हैं 46220 वो पहला लेवल है, और दूसरा 46587 ये लेवल है जहां तक बैंक निफ्टी के जाने की संभावना है। इस चीज को ऑप्शन से भी प्ले कर सकते हैं। 46000 का कॉल खरीदें 3 अगस्त का, नेक्स्ट वीक का, 310 का स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट 380, दूसरा टारगेट 430। तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप ऑप्शन के थ्रू कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। तो 46220 ये बैंक निफ्टी के लिए पहला वो लेवल है जहां पर आपको कॉल राइटर्स का जोन दिखाई पड़ेगा। तो अगर ये ब्रीच होता है तो तेजी और बढ़ सकती है, इसीलिए आप बैंक निफ्टी को ऑप्शंस के जरिए भी जा सकते हैं, और ये निफ्टी की ऑप्शन है 151 के आसपास 19800 की कॉल अभी कामकाज कर रही है, इसमें आप पोजीशंस ले सकते हैं। 250 रुपए के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को लेकर व्यू जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव साइड पर ही है। शरद सर, अब इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर आप लॉन्ग हो या शॉर्ट? देखिए, बेहतरीन सेटअप बना है सुमित जी रिलायंस के अंदर, एक बहुत अच्छा बुलिश बेस, जहां पर पुट राइटर्स का बेस करीब 2500 के आसपास आता है। इसको ट्रेड को आप प्ले करना चाहें तो आप बिल्कुल इसको खरीदें। 2589 का फ्यूचर्स का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है पहला टारगेट 2579 और दूसरा टारगेट 2675 ये जल्दी आपको फ्यूचर्स में देखने को मिलेगा। इस ट्रेड को आप कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। 2560 का कॉल खरीदे अगले महीने का, 31 अगस्त एक्सपायरी, 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट 72, दूसरा टारगेट 85। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा ट्रेड एलएनटी में है, जैसे आप देख रहे हैं बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है एलएनटी में, एक बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ है। इसको आप अगर खरीदना चाहें फ्यूचर्स में तो 2563 का स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट है 2703, दूसरा टारगेट है 2777। ये सेम ट्रेड आप ऑप्शन के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं। 2660 की कॉल खरीदे 31 अगस्त की, 50 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट 67, दूसरा टारगेट 75। तो रिलायंस और एलएनटी में मुझे लगता है बुलिशनेस है सुमित जी, और आगे कुछ दिनों में बनी रहेगी।
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और एल&टी बायबैक का सपोर्ट भी है, 3000 का प्राइस है और 2660 की कॉल में आप पोजीशन ले सकते हैं। करीब 66-67 रुपए के आसपास ये भी कामकाज कर रही है और 75 रुपए का यहाँ पर एक टारगेट आपके लिए रहेगा। 50 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। आउटराइटली 2777 ये दूसरा टारगेट जो कि लार्सन को लेकर शरद सर देख रहे हैं। दूसरा नाम है, ऑब्वियसली बात है, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2675 के टारगेट्स कहीं आप देख सकते हैं। 2560 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और ये रिलायंस की जो 2560 की कॉल है इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 72 से 85 ये टारगेट्स हैं और 50 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय एक बार या फिर से ले लें। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले कल शिल्पा रावत ने इसी शो में एक सस्ते ऑप्शन के जरिए एक इंडस टावर की कॉल रिकमेंड की थी और 12 रुपये 60 पैसे के आसपास आप इसका अभी का भाव देख रहे हैं। ये 175 की कॉल थी। 12 रुपये पहला टारगेट जो है उसका अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। 6 का स्टॉप लॉस था, लेकिन लक्ष्य जो है वो अचीव हुए। तो 12, 15, 18 3 टारगेट्स दिए थे, लेकिन 12 का टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार शरद सर से भी एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और 19,818 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। करीब करीब 137 अंक ऊपर निफ्टी है। सेंसेक्स रफली 500 अंकों की तेजी में और निफ्टी बैंक जो कि है 1/4% ऊपर, लेकिन 120 अंकों का उछाल यहां पर भी है। लेकिन डे हाई के आसपास दोनों इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। बैंक्स में कुछ सपोर्ट आना शुरू हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप दोनों में खरीदारी है, लेकिन हैवी वेट का पूरा पार्टिसिपेशन है। एल&टी, रिलायंस अकेले इन दोनों के दम पे ही इंडिसेस में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो शरद सर, अब सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? सुमित जी, जैसा डिस्कस हुआ था, बैंक निफ्टी में 45,930 के जोन के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है और बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है और 46,240 जहां शॉर्ट्स प्लेस्ड है वहां जाने की कोशिश कर रहा है। ये इसका स्पॉन्सर मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक होने वाला है। तो एचडीएफसी बैंक में मैं ऑप्शन का ट्रेड देना चाहूंगा। अगर इसमें आप 1700 का कॉल खरीदें 31 अगस्त का, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का, उसका स्टॉप लॉस रखें 33। मुझे लगता है पहला टारगेट इसका 43 और दूसरा 48 हमको देखने को मिलेगा। फ्यूचर्स में अगर कोई प्ले करता है तो 1687 पर स्टॉप लॉस रखें। 1704 का ब्रेकआउट देखें, अगर वो आता है तो 1720 तक के टारगेट्स आपको कुछ एक दो से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा और वहीं पर ये कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह मैं दे रहा हूँ। 1700 की कॉल, ये कुछ 3 रुपए ऊपर का टारगेट, ये कुछ छोटा नहीं लग रहा आपको शरद सर? हाँ, मैंने एक्चुअली सुमित जी आप सही कह रहे हैं। मैं 1704 का ब्रेकआउट देख रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉल है 1700 की कॉल, डेल्टा करीब 0.55 है एट द मनी है और मुझे लगता है जैसे 1704 का ब्रेकआउट आएगा सुमित जी, आज ही कल में मैं टारगेट 43 to 48 देख रहा हूँ, क्योंकि पोजिशनली देखना चाहेगा तो 60 रुपीज से 65 रुपीज तक के टारगेट पोजिशनली देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो इंट्राडे में 43 और 48 और भले छोटे टारगेट्स हैं, लेकिन 63 रुपए के टारगेट्स या 60 रुपए के टारगेट्स आपको पोजिशनली देखने को मिलेंगे। तो 1704 ये ब्रेकआउट जोन है जिसपे शरद सर की नजर है। अगर ब्रेकआउट आता है, आप आउटराइटली अगर फ्यूचर में भी जाना चाहते हैं तो 1720 के टारगेट्स के लिए 1680 का एक स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग जा सकते हैं। तो ये आपके सामने टारगेट्स रखे गए हैं एचडीएफसी बैंक की इस 1700 की कॉल के। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आज समय का थोड़ा अभाव था, इससे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो 3 हैवी वेट्स पे बेट किया है, रिलायंस, एल&टी और एचडीएफसी बैंक, ये 3 नाम जो कि शरद सर तेजी के दारमदार इनको देख रहे थे। उस हिसाब से भी पोजीशंस बना सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे। सास सेंसेक्स